हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एमजीसीआई के चैनल पर। और आज भी हम लोग एफएलटी का सॉल्यूशन लेकर आए बच्चों, जो 30 अप्रैल को आपने दिया है एफएलटी 9। ठीक। और नीट एग्जाम भी नजदीकी है बच्चों, तो बस मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें और कंसंट्रेशन को बनाए रखें। जो भी पढ़ाई आपने करी है उस पर पूरा विश्वास रखिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक, कॉन्फिडेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपियर होते हैं और कॉन्फिडेंटली अप्रोच लगाते हैं तो एक टफ क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक फुल सिलेबस टेस्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यूएमडी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। एक इक्वेशन है F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, द फैक्टर विच द डायमेंशनलेस इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। ठीक है, ये बोल रहा है अल्फा बीटा अगर कांस्टेंट है तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा गुणांक है ना, ये घटक है जो विमाहीन है, जो डायमेंशनलेस है। तो अगर हम अल्फा बीटा की डायमेंशंस पता करके यहाँ पुट कर दें, है ना, अल्फा बीटा की डायमेंशंस पता करके यहाँ पुट कर दे तो कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो डायमेंशनलेस आ जाएगा। तो पता करते हैं कौन सा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो हमारे पास है F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ठीक, अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है वो F के बराबर है बच्चों। इसका मतलब इसकी और इसकी, इन दोनों की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होगी। तो अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी फोर्स के इक्वल। अल्फा की डायमेंशन हमें नहीं पता है, टी की डायमेंशन टी स्क्वायर, फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं ml टी टू दी पावर -2। अगर इस टी स्क्वायर को मैं इस तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर -2। तो हमें मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू ml टी टू दी पावर -4। तो इस तरह से हमें अल्फा की डायमेंशंस मिल जाएगी। बीटा की डायमेंशन पता करते हैं, बीटा टी भी फोर्स के इक्वल है। तो बीटा टी की डायमेंशन जाएगी फोर्स के इक्वल ml टी टू दी पावर -2। तो बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ml टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय टी, और इस टी को भी ले जाते हैं न्यूमरेटर में तो टी टू दी पावर -3। तो इस तरह से अल्फा बीटा की डायमेंशन हमें मिल चुकी है। अब एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बीटा टी बाय अल्फा, बीटा टी बाय अल्फा। बीटा की डायमेंशन ml टी टू दी पावर -3, एम की डायमेंशन टी और अल्फा की डायमेंशन है हमारे बच्चों ml टी टू दी पावर -4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही है और ये डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी अगर चेक करें अल्फा टी बाय बीटा, तो अल्फा है आपका ml टी टू दी पावर -4, टाइम की डायमेंशन टी, बीटा की डायमेंशन है आपकी ml टी टू दी पावर -3। ml कैंसिल हो जाएगा, -3 -4 +1 से -3 हो जाएगा और -3 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये मिल रहा है हमें डायमेंशनलेस। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यही डायमेंशनलेस है और यही करेक्ट भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉय स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाई। ठीक, 20 मीटर की हाइट पर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है टावर पर। यहां से एक पत्थर गिराता है, assuming g equal to 10 the velocity with which is। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। 20 मीटर की हाइट से पत्थर गिरा है, किस स्पीड से टकराएगा। ठीक, इनिशियल स्पीड 0 है तो v इक्वल टू लिख सकते हैं हम √2gh। ठीक, √2g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट 20 गिवन है, ये 20 बार आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सही जवाब होगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी। यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक, एक गेंद है जिसको बिंदु ए से 20 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है ना। पथ के उच्चतम बिंदु बी पर दिखाया गया गेंद का वेग क्या होगा। ठीक, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी गई, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी पूछी गई। यहाँ पे वेलोसिटी होती है बच्चों u cos थीटा। ठीक, u cos थीटा, ये u cos थीटा का फंडा सिखाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो u की वैल्यू हमारी 20 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अच्छा, थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है। तो cos 60, तो cos 60 हो जाएगा बच्चों आपका 1/2
2 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या बोलना चाह रहे हैं? बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ना। कुछ ना कुछ इसका रीजन होगा जिसे हम समझ लेते हैं। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, इस बार 60 डिग्री वर्टिकल के साथ दिया हुआ है। स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 होगा क्योंकि ये पूरा 90 है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड पूछी है तो ये होगी फिर से u cos थीटा, लेकिन थीटा 30 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी कि जो 60 डिग्री है वो वर्टिकल से दिया हुआ है और हमें एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखना होता है। तो u की वैल्यू हो गई 10 और cos 30 हो गया आपका √3/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 5√3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हमें बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रिटर्न एट द सेम एंगल, द इम्पैक्ट टाइम वाज 0.2 सेकंड, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ठीक है, फोर्स चाहिए मतलब मोमेंटम में चेंज चाहिए। 3 किलोग्राम का द्रव्यमान एक पिंड 60 डिग्री के कोण पर दीवार से टकराता है, समान कोण पर वापस आ जाता है, संघटने का समय भी दिया हुआ है और बल पूछ रहा है। अगर बल पूछ रहा है तो ये होगा आपका dp/dt। dp को अपन लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय dt। अब ये जो चेंज है ना, क्योंकि सेम मोमेंटम से वापस आया है 60 डिग्री। अच्छा, स्पीड इसने डायग्राम में दी हुई है, यहाँ तो सिर्फ मास दिया है 3 kg, स्पीड जो है वो हमें डायग्राम में दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल मोमेंटम था वो हो जाएगा 10 इंटू 3 मतलब 30, और जो फाइनल मोमेंटम था वो भी हो जाएगा 10 इंटू 3 मतलब 30। लेकिन ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा, अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन ये है और ये फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का हमें एंगल पता करना पड़ेगा अगर हम वेक्टर का चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दो सेम मैग्नीट्यूड है ना, समान परिमाण वाले सदिशों का जो डिफरेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास 2p sin θ/2। ठीक, ये वाला फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब आप P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर कर रहे हो और P2 और P1 का मैग्नीट्यूड सेम हो, या A1 वेक्टर, या इसको मैं ऐसा बोल दूं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आपको कैलकुलेट करना हो और A1 और A2 का परिमाण मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट करते हैं। 2p की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू वेलोसिटी दैट इज 30 और sin θ/2, और ये 60 डिग्री एंगल है ना, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री, और 120/2 ये आ जाएगा 60, और sin 60 को हम लिख सकते हैं √3/2। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमें मिल गया 30, है ना, और टाइम गिवन है 0.2 सेकंड, तो 0.2 इस तरह से 300/2 मतलब ये आपका 150 न्यूटन, 150 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक √3 भी कहीं है क्या? ओके, 30√3 भी है, तो यहाँ पर एक √3 आ जाएगा। ठीक, देखो चेंज इन मोमेंटम में 30√3 मिला था, मैंने इसे 30 पुट करा, तो एक √3 भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो सही जवाब होगा इसका 150√3 न्यूटन। ठीक, 150√3 न्यूटन, ऐसा कोई ऑप्शन हमें ए में दिखाई दे रहा है? 150√3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई टेबल है भाई साहब, इस तरह से टेबल पर एक स्ट्रिंग ऐसे बंधी है, एक मास इससे बंधा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूम रहा है ना, क्षैतिज तल में घूम रहा है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी सेम क्वेश्चन है। ठीक, केंद्र की ओर होगा, है ना, तो उस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा, है ना। क्या पूछ रहा है ये? फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विल बी, इस डायरेक्शन में। तो इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे बना लेते हैं। अगर ये मास v वेलोसिटी से घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, तो इस पर सेंटर की डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स होगा, वो होगा टेंशन, और ये जो टेंशन होगा यही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब हम इसे mv²/r लिख सकते हैं, और क्योंकि लेंथ l दी है तो हम इसको mv²/l लिख सकते हैं। तो
या तो आंसर टी होगा या एमवी स्क्वायर बाय एल होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, टुवर्ड द सेंटर, केंद्र की ओर। तो या तो एमवी स्क्वायर बाय एल सही जवाब है या फिर टी है। तो टी ऑप्शन में है तो टी करेक्ट है। और अगर एमवी स्क्वायर बाय एल सिर्फ अकेला, जैसे ये टी प्लस और ये टी माइनस दिया, ये गलत है। अगर सिर्फ एमवी स्क्वायर बाय एल ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता, और टी ऑप्शन में है तो ये भी सही है, दोनों इक्वल है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन हियर, द फोर्स इज इन न्यूटन, x इन द वर्क डन बाय द फोर्स इन मोमेंट। ठीक, एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, ये x है, यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है और कार्य पूछ रहा है ना बच्चों, वर्क पूछ रहा है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 3 इंटू 3, ये तो आ जाएगा 9। इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस हो जाएगा 6 माइनस 3 से आ जाएगा 3, और हाइट भी आ जाएगी 3। ठीक, तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 9/2। 9/2 मतलब ये आ गया आपका 4.5, है ना। तो 9 प्लस 4.5 दैट इज 13.5। इन दोनों का सम कर लेंगे, टोटल एरिया 13.5 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r। एक वर्टिकल लूप है, यहाँ पर बॉडी किस वेलोसिटी से एंटर करे कि सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप, तो ये पूरा चक्कर घूम जाए, है ना। r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर पाश में द्रव्यमान के किसी पिंड को किस निम्नतम वेग से यहाँ पे प्रवेश करना चाहिए कि ये वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर में पूरा एक चक्कर घूम जाए। तो इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू होती है बच्चों √5gr। ठीक, अगर यहाँ पर पूछा होता तो ये आंसर होता √3gr, यहाँ पर पूछा होता तो ये आंसर होता √gr। ठीक, लेकिन हमसे पूरा सर्कल है ना, किस वेलोसिटी से ये लूप में एंटर करे कि पूरा लूप घूम जाए, तो इस पॉइंट पर आंसर होगा आपका √5gr। ठीक, वर्टिकल लूप के क्वेश्चन है, लूपिंग अ लूप, एक पूरा रोटेशन घुमाने के लिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 बोल रहा है when a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along। ठीक, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ रहा है ये, किसी स्थिर बिंदु के परितः किसी समतल में घूर्णन करते हुए एक पिंड के कोणीय संवेग की दिशा होगी। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है ना, घूम रहा है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो होता है आपका आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, किसी भी पॉइंट पर मैं पी वेक्टर की डायरेक्शन बना लेता हूँ और सेंटर से मिला के आर वेक्टर की डायरेक्शन बना लेता हूँ। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगा के आर क्रॉस पी करें तो डायरेक्शन आ रही है इनवर्ट। या फिर आप ऐसा बोल दो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को घुमा लो, थंब जाता है अंदर। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज फिंगर्स को घुमा लो, थंब आता है बाहर। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, या तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर होगी या प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर होगी, लेकिन वो होगी उस तल के लंबवत, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो क्या हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, यही सही दिख रहा है। 45 डिग्री गलत है, तो रेडियस गलत है, टेंजेंट भी गलत है। ठीक, घूर्णन समतल की लंबवत रेखा के अनुदिश, या तो अंदर या फिर बाहर, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये बोल रहा है हमें स्फेरिकल प्लैनेट हैज अ मास mp, है ना, मास mp है, डायमीटर dp है, डायमीटर dp है, तो रेडियस हो जाएगी dp/2। particle of mass m falling freely near the surface of the planet will experience acceleration due to gravity। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है बच्चों, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है, मास और डायमीटर दिया है और जी की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इक्वल टू gm/r²। ठीक, जी लिखेंगे, मास की वैल्यू mp गिवन है, डायमीटर रेडियस को लिख सकते हैं dp/2, तो ये dp/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा 4gmp/dp²। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, 4gm/dp²। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, मतलब हाइट कितनी है, 2r के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई साहब, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार।
m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी सतह से उठाकर 2r 2 गुने ऊंचाई तक ले जाया जाए तो वस्तु की स्थित ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस तरह से जब h की वैल्यू कंपेरेबल टू r होती है, अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम g को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख देते हैं। लेकिन जब g की वैल्यू नेग्लिजिबल ना हो, कंपेरेबल टू r हो, तब हम g को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया जाता है बच्चों, mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। h की वैल्यू 2r गिवन है तो मैं यहाँ रख देता हूँ 2r, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2r बाय r, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 2mgr डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, तो 2mgr बाय 3, 2mgr बाय 3 या 2 बाय 3 mgr विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये बोल रहा है हमें वायर ऑफ लेंथ L और of cross section A is hanging from a fixed support, the length of the wire changes to L1। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है ना, सपोर्ट से इसको हैंग किया गया है ना, उसके बाद जब इस पर वेट सस्पेंड किया जाता है तो इसकी लेंथ जो है L1 हो जाती है। पहले इसकी लेंथ L थी, लेकिन जब इस पे वेट सस्पेंड किया जाता है तो M मास सस्पेंड किया जाता है तो इसकी लेंथ L1 हो जाती है। L लंबाई का तार था, भार लटकाने पर उसकी लंबाई L1 हो जाती है ना। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए क्या व्यंजक होगा? ठीक है बच्चों, यंग्स मॉडुलस को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, लिख सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति। प्रतिबल फोर्स होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब मास कितना फोर्स लगाएगा इस पे? अपने वेट के बराबर। ओरिजिनल लेंथ है L1 डिवाइडेड बाय एरिया, और ये चेंज इन लेंथ, तो लेंथ में कितना चेंज आया? पहले लेंथ L थी और बाद में L1 हो गई तो लेंथ में कितना चेंज आया? ये आ गया आपका L1 माइनस L, तो लेंथ में चेंज आया आपका L1 माइनस L, सो mg L1 अपॉन A L1 माइनस L, mg L1 L1, अच्छा ओरिजिनल लेंथ L है तो ये L1 नहीं आएगा, mgl अपॉन A L1 माइनस L, mgl अपॉन AL, ऑप्शन डी। ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, वेंचुरीमीटर बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, तो ये तो एक सीधा क्वेश्चन था बच्चों, इसे सीधे टिक कर देना चाहिए आपका, बर्नौली है ना, यहाँ थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा हुआ है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये बोल रहा है अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर is placed on the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface is। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बारीक समतल वृत्ताकार चक्ति को पानी की सतह पर धीरे से रख दिया गया है। यदि पानी का प्रेशर ना हो इतना है तो इसको पानी की सतह से उठाने के लिए आवश्यक अधिक के बल हो, एक्स्ट्रा फोर्स पूछ रहा है। तो ये डिस्क है बच्चों, डिस्क जब वाटर सरफेस पे रखी है और हम जब इसे वाटर सरफेस से उठाएंगे, है ना, वाटर सरफेस से जब इसको उठाएंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा पानी लेके अपने साथ उठेगी, इस तरह से कुछ शेप आएगा। जब आप इस डिस्क को पानी की सरफेस से उठा रहे होंगे तो पानी भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगेगा, मतलब एक तरह से ये डिस्क वाटर सरफेस पे चिपक जाएगी। मतलब जब इस डिस्क को ऐसे उठा रहे होंगे तो साथ में पानी भी इसके साथ उठने लगेगा। तो हमें इसके वेट से हम यहाँ जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, अगर ये नॉर्मली रखी होती सरफेस पर तो हम तो इसके वेट के बराबर फोर्स लगाते थे mg, है ना, नॉर्मली अगर किसी सरफेस पर रखी होती है हम इसके फोर्स वेट के बराबर फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाना पड़ेगा। टेंशन की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स की वैल्यू होगी टेंशन इंटू लेंथ, तो यहाँ पर आएगा टेंशन इंटू लेंथ। अब लेंथ क्या होगी इसकी? लेंथ ये वाली पूरी जो वाटर के कांटेक्ट में, और ये लेंथ होगी 2 पाई आर, तो T इंटू 2 पाई आर, तो वेट प्लस एक्सेस फोर्स, ये अधिक के बल इसको बोला जाता है। तो इतना फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.07, आपको दिया है टेंशन, इंटू 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और रेडियस है आपकी 4.5,
4.5 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना। पॉइंट हटा के मैं 2 जीरो यहाँ बढ़ा देता हूँ, 7 कैंसिल कर देते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये भी ऊपर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा -2, ठीक। तो 44 इंटू 4.5 अगर हम करते हैं, ठीक, तो ये आपका मिल जाएगा लगभग 190 समथिंग, है ना, और -4 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 19.8, ठीक। क्योंकि इसमें से इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, इसको अपन लिख देंगे मिली, इसको मिली लिख देंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन, ठीक। कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट, है ना, क्या पूछा है, इसकी ऊष्मीय धारिता। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी को हम बोलते हैं एमएस। ऊष्मीय धारिता के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों एमएस, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, खत्म, है ना। यही ऊष्मा धारिता होती है, यही थर्मल कैपेसिटी होती है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, dq इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, ठीक। तो ये डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ती है ना, या जितनी हीट वो लेता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट बढ़ाने के लिए, उसे हम उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब फॉर्मूला एमएस है। स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और यहाँ पर मास भी ग्राम में गिवन है 40 ग्राम, लेकिन ऑप्शंस देखें तो सब जूल में है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलोरी को मैं लिख सकता हूँ 4.2 जूल, है ना, इसको मैं किलोग्राम से मल्टीप्लाई किलोग्राम से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, और इस किलो की वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन, केल्विन में गिवन है, तो ये केल्विन हो जाएगा। 40 ग्राम को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम। चलो एमएस में वैल्यू रखते हैं, मास की वैल्यू हो गई 40 इंटू 10 टू दी पावर -3, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो गई आपकी 0.2 इंटू 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, 0.2 इंटू 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। तो ये 3 और ये -3 तो कैंसिल हो जाता है बच्चों, है ना। पॉइंट हटा के, ये दोनों पॉइंट हटा के हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 442 ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें, है ना, 8 फोर्स आर 32, लेकिन ये 40 से थोड़ा बड़ा है, तो आंसर इसका 33.6 हो जाएगा, ठीक। अगर इस 4 होता तो 8 फोर्स आर 32, मतलब 32 के आसपास आंसर आता, लेकिन ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है, 32 से थोड़ा बड़ा आंसर 33.6, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x equal to 5 sin pi t plus pi by 3 meter represents the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of the motion represent। एम्पलीट्यूड पूछा है और टाइम पीरियड पूछा है, इक्वेशन गिवन है ना, एक इक्वेशन गिवन है, सरल आवर्ती गति करते हुए प्रदर्शित है, तो गति का आयाम और आवर्तकाल, ठीक है। तो आयाम तो ये दिख रहा है बच्चों, एम्पलीट्यूड का आंसर तो 5 हो गया, और ओमेगा टी जहां आता था ओमेगा टी वहां पर पाई टी है, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, तो इसका आंसर होगा 5,2, ठीक। तो 5 मीटर 2 सेकेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ इक्वेशन में मीटर है इसलिए मीटर सही होगा, एक 5 सेंटीमीटर भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में हमें मीटर गिवन है, तो आंसर भी हमारा मीटर में ही आएगा, ठीक। तो 5,2 विल बी योर करेक्ट आंसर। 17 क्या बोल रहा है, if the initial tension on a stressed string is double the ratio of the initial and final speed of the transverse wave along the string। वेव अलोंग द स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, वेव अलोंग द स्ट्रिंग की इक्वेशन होती है टी बाय म्यू, ठीक। यदि किसी खिंची हुई रस्सी में तनाव का मान प्रारंभिक मान का दोगुना कर दिया जाए, तनाव को डबल कर दिया जाए, तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग की प्रारंभिक व अंतिम चालों का अनुपात होगा। तो अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है वो होती है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये इक्वेशन है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट टी, और बाद में जो था वो डबल कर दिया, तो ये 1:√2 आपका आंसर आ जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा पहले और बाद, है ना। इसमें एक बार ये चेक कर लो, तनाव का प्रारंभिक मान दोगुना हो जाए तो इस रस्सी पर चलने वाले अनुप्रस्थ तरंग की प्रारंभिक और अंतिम चालों का, तो प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात 1/√2। जब भी रेशो तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि V1 V2 पूछा है या V2:V1 पूछा है। तो V1:V2 पूछा था तो 1/√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन। ठीक, ये बोल रहा है कि EDS का मतलब क्या होता है, फ्लक्स, है ना। गॉस थ्योरम से अगर हम फ्लक्स लिखें तो E वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये होता है ES cos थीटा, मतलब E और S का जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या बता रहा है हमें, फ्लक्स 0 होना चाहिए, है ना। कुल फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होना चाहिए। तो फ्लक्स 0 किन किन केसेस में हो सकता है समझते हैं। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी मीन, सारा चार्ज अंदर होगा तो फ्लक्स होगा भाई, 0 कहां से होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द सरफेस नेसेसरीली यूनिफॉर्म, अगर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स होगा। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग इट, करेक्ट। जितनी लाइनें अंदर जा रही है उतनी बाहर भी निकल रही है, तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएगी उतना नेगेटिव फ्लक्स और जितनी बाहर निकलेगी उतना पॉजिटिव फ्लक्स। इसका मतलब प्लस माइनस 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी। ठीक, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 बोल रहा है टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल। दो स्फीयर है, एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है, चार्जेस सेम है, पोटेंशियल होता है KQ/R। एक बार हिंदी में भी सवाल पढ़ लेते हैं। R1 R2 त्रिज्या है, R1 बहुत बहुत बड़ा है, R1 की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है R2 से। खोखले चालक पर समान आवेश है ना, समान आवेश पे ध्यान देना, तो विभव का मान होगा। पोटेंशियल होता है KQ/R, और क्योंकि K दोनों के लिए सेम है, Q दोनों के लिए सेम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं V1/V2, तो V1 के लिए हमें मिलेगा R1/R2। ठीक, अब क्योंकि R1 की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है R2 से, है ना, R1 की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, तो V2 की वैल्यू भी बहुत बहुत ज्यादा होगी V1 से, क्योंकि रेशो सेम है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ही बड़ा होगा, है ना। इस तरफ हर बड़ा है तो इधर भी हर बड़ा होगा। KQ/R से देख लो, R बड़ा तो V छोटा, जिसका R छोटा उसका V बड़ा। ठीक, तो किसका R छोटा है बच्चों, सेकंड वाले स्फीयर का, तो छोटे गोले पर मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, द पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। जो छोटा होगा उस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि उसका R कम होगा, V ज्यादा हो जाएगा, तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, छोटे गोले पर विभव ज्यादा होगा, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 बोल रहा है इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को हम पास ले जा रहे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ये 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो क्या R को हम कम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पास लेकर आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका आंसर होगा बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक, 21 पर आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज, इसका इक्विवेलेंट बताना है। तो ये दोनों पॉइंट तो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको मैं ए और इसको बी बोल देता हूँ, तो ये भी ए और ये बी हो गया। अब ये ए और बी के बीच में सीरीज हो गए, तीनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा 15/3। अब ये 15/3 15 के साथ पैरेलल हो गया, तो इन दोनों का सम कर दो, 15/3 प्लस 15 कर देते हैं, है ना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 3 15 और ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 60/3, 60/3 मतलब 20, सब माइक्रोफैरड में गिवन है, 20 माइक्रोफैरड आपका सही जवाब। इन तीनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल, इन तीनों का 15/3, फिर इन दोनों का सम। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22। Parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is d, sorry, and area of each plate is a, the energy stored in the capacitor. ठीक, कैपेसिटर की एनर्जी पूछ रहा है ना, संधारित्र की ऊर्जा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, दोनों के बीच की दूरी d है, संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी
तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है बच्चों। अगर हम इसको वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को वॉल्यूम वॉल्यूम को लिख सकते हैं ए इंटू डी, एरिया इंटू डी, है ना। तो इस तरह से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट गिवन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम है एंड 6.8 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस 80 डिग्री पर 6.8 है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सॉरी, अल्फा पूछ रहा है। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 ओम है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6.8 ओम है, तो तार का ताप गुणांक अल्फा क्या होगा। तो हमें पता है बच्चों R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो 6.8 है, 0 पर 2 है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तो 80 सॉरी ये आ जाएगा 80। ठीक, पॉइंट हटा लेते हैं या एक काम करो इससे उड़ा दो 3.4 ये हो जाएगा आपका 2.4, अल्फा की वैल्यू 2.4 बाई 80, एक जीरो बढ़ा दो, 8 से उड़ा दो 3 बार, ये 100 बार, तो 0.03। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा 0.03, 3 इंटू 10⁻², 2 पॉइंट बढ़ा देंगे 1, ये 3 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये -4 है, -3 -2 वाला करेक्ट हो जाएगा। ये रहा बच्चों 3 और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 10⁻² बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 3 resistors having resistance R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 connected as shown in the given circuit. The ratio I3 is to I1, I3 और I1 का रेशो पूछा है। ठीक है, दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2, R3 प्रतिरोधों वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं I3 और I1 का अनुपात। ठीक, तो पहले अपन इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं जिससे हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I2 is to I3, क्योंकि दोनों पैरेलल है, वोल्टेज सेम होगा, इसको लिख सकते हैं V बाय आर, V बाय आर, V सेम है, V कैंसिल हो गया, तो जाएगा 1/R2 is to 1/R3। अब एक मेथड मैंने सिखाई थी बच्चों में कि डिनोमिनेटर को 1 करने के लिए इस किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं इसको R2 R3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी R2 R3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो R3 कैंसिल हो जाएगा या R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रेशो मिलेगा R3 is to R2, I2 is to I3। तो I2 की वैल्यू आएगी टोटल करंट के कितने हिस्से, R3 प्लस R2, यहाँ जो भी मिलता है उन दोनों का सम करते हैं, जो भी मिलता है उन दोनों का सम करते हैं, तो टोटल करंट के इतने हिस्से हुए और इतने चले गए I2 में, और I3 की वैल्यू देखेंगे तो टोटल करंट के R3 प्लस R2 इतने हिस्से और R2 चला गया इसमें, तो हमें I3 की वैल्यू मिल गई। इस I को ले आओ डिनोमिनेटर में, तो I3 डिवाइडेड बाय I ये मिलेगा आपको R2 बाय R3 प्लस R2, तो R2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी, R2 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R2, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। 25 बोल रहा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 वोल्ट, ये रहा 10 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज पूछ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रहा, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम शोन इन द फिगर। ठीक, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है जब इसे चित्र अनुसार 4 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया। तो ध्यान से अगर अपन देखें तो 4 और 1 5 टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस तरह से हमें पता चल जाएगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, दो तरीके हैं। पहले तरीके से बताऊं तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, है ना। I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 4, तो इसके अक्रॉस आ गया 8 वोल्ट, है ना। I है 2, रेजिस्टेंस है 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट।
एक और तरीका होता है ई माइनस आई आर, ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई की वैल्यू 10 है ना, आई की वैल्यू 2 है, और ये जो यहाँ पर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 10 माइनस 2, इस तरह से भी आपको 8 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इसे कैलकुलेट करने के, या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो, या फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो सीधे आई आर लगा लो। ये ध्यान रखना उस फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह से 8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बच्चों। अब आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके पास मनीष सर, और जो यहाँ 26 से 45 तक का सॉल्यूशन बनाएंगे। होपफुली सब लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा, अच्छी तैयारी होगी। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना बच्चों, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई रखना। जितना हाई कॉन्फिडेंस रखोगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। बिल्कुल भी डरना मत, ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अब मिलते हैं एग्जाम के बाद, ठीक। एक खुशखबरी लेकर आना सब लोग कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तब मिलते हैं। ओके, हेलो बच्चों, तो अब यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है और इसमें यहां से करंट हमारी एंटर हो रही है। ठीक, हमारी जो करंट है वो यहां से एंटर हो रही है और उसमें कुछ करंट ऊपर जा रही है और कुछ करंट नीचे। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये जो है ये 3 टाइम्स है, ये 90 है, तो ये यहाँ पे 270 डिग्री है। तो अच्छा, इसका रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे R माने तो इसका क्या होगा 3R। अब ये दोनों पैरेलल जुड़े, तो करंट अगर यहां पर ये टोटल मान लो आई करंट है, तो 3R में जो करंट कितनी जाएगी बेटो, यहाँ पे इसकी अगर मान लो इसमें हमारी जो जा रही है आई जा रही है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी 3I। ठीक, अब देखो क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये 3 टाइम्स कम है, तो इसमें जो करंट है वो 3 टाइम्स ज्यादा जाएगी। तो 3I इंटू आर या I इंटू 3R, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। तो अब देखो इसकी वजह से इसको मैं यहाँ पे ऊपर वाले को मैं यहाँ पे 1 नाम दे रहा हूं, इसको यहाँ पे 2 छोटे वाले को। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं B1 मानूं तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है बेटे, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R इंटू एल्फा। ठीक, तो चलिए B1 की वजह से कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नोड, इसमें करंट अपन ने I मानी है तो I डिवाइडेड बाई 4 पाई R इंटू, अच्छा इसका जो एंगल है पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन बेटे 3 पाई बाई 2। इजी है। और इसकी जो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड लेना है, जिधर करंट फ्लो रही है उधर उंगलियों को टर्न करें, तो थंब कहां बना रहा है, अंदर की ओर बता रहा है हमारा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी B1 की वो क्या आ जाएगी इनसाइड। ऐसे नेक्स्ट वाले की अगर हम B2 माने तो देखो इसकी वजह से क्या आ जाएगा म्यू नोड, लेकिन I की जगह कितना लेंगे अपन बताओ जरा यहाँ पे 3I, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे 1/3 है तो करंट इसमें 3 टाइम्स आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 पाई R इंटू एंगल की जगह कितना लो बेटे यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या ले रहे अपन भैया पाई बाई 2। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे इसकी वजह से देखा जाए तो कहां आएगा भैया आउटसाइड, करंट यहाँ पे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो रही है तो इसमें आउटसाइड, तो ये डॉट। अब देखो यार एक बात बताओ, एक में इनसाइड एक में आउटसाइड। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखें हम गौर से तो ये म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R 3 पाई बाई 2, इसको म्यू नोड I अपॉन 4 पाई I 3 पाई बाई 2, ये और ये दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं बी नेट की बात करूं तो बी नेट कितना हो जाएगा बेटो B1 माइनस B2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे अगर दोनों को मैं B मान लूं तो आपका बी नेट कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि जो इनसाइड जितना है उतना ही आउटसाइड है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते फिर अपन, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। चलिए अगला प्रॉब्लम, इसमें बोल रहा है एक लॉन्ग सोलेनॉइड है 1 mm रेडियस की, उस पे 100 टन से पर मिलीमीटर। ओके, तो आपका 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमें इसके सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखो ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत छोटी दे रखी है, तो अपन कैसे निकालते हैं म्यू नोड NI। तो यहाँ पे जो स्मॉल n होता है ये होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर मीटर में कितने नंबर ऑफ टन्स है उसी को अपन यहाँ पे स्मॉल n बोलते हैं। तो स्मॉल n निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे बेटो, यहाँ पे सोलेनॉइड रेडियस 100 टन्स पर मिलीमीटर, तो यहाँ पे 100 टन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसी को बोलते हैं। तो एक लेंथ मतलब 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 टू द पावर -3, तो इतने टन्स पर मीटर हो जाएगा ये। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10 टू पावर -3, ऊपर गए तो +3, तो 10 टू द पावर 5, तो n कितना आ गया 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन बेटो।
तो म्यू नोट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आप जानते हो। स्मॉल एन आ गया आपका 10 टू द पावर 5 और करंट दे रखा है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -2। अब देखो 4 पाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो गया 6.28 का दुगना जो हमारा हो गया, तो ये करीब 12.56 हमारा हो जाएगा। 12.56 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके 4 पाई की जगह आप 12.56 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पाई की 3.14 होती है, आप जानते हैं। तो इतना भैया टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था ये भी क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला बेस्ड। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो देखो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या, कैसे निकालते हैं, ये भी देखो फार्मूला बेस्ड सवाल है। हाफ एल आई स्क्वायर, तो यू एम इज इक्वल टू हाफ एल। एल कितना दे रखा है बेटे इसका, हमारा 4 माइक्रो हेनरी। तो यहाँ पे इसको हम 4 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6। ठीक, करंट दे रखा है हमारा 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल, या इसको अपन 8 माइक्रो जूल भी हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे आंसर। तो 8 माइक्रो जूल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आसान है, बिल्कुल सिंपल से प्रॉब्लम, ये भी फार्मूला बेस्ड था। चलिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक एलसीआर सर्किट लिया अपन ने जिसमें 10 मिली हेनरी आपका एल दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। तो अपने से पूछा गया कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे रेजोनेंस की कंडीशन बने। तो आप जनरली जानते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में कि जो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है एक्सी, इसको लिखते हैं अपन ओमेगा एल और इसको लिखते हैं 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। और यहाँ पे ओमेगा को आप 2 पाई एफ बी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। इट इज ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां से एफ आ जाएगा आपका 1 बाय 2 पाई रूट अवर एल सी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 बाय 2 पाई रूट अवर। एल की वैल्यू दे रखी है इसने 10 मिली हेनरी, मींस 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, और यहाँ पे कैपेसिटी दे रखा 1 माइक्रो फेरेड, बोले तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो देखो -6 और -3 -9, -9 और यहाँ पे 10 टू दी पावर 1 ये है, तो 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -8 को अगर हम बाहर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा यहां से 1 बाई 2 पाई रूट अवर 10 टू दी पावर, यहाँ पे रूट को हटा देते हैं अपन, तो यहाँ पे 10 टू पावर -8 जो है वो 10 टू पावर -4 हो जाएगा। 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 10 टू पावर 4 अपॉन 2 पाई। अब चाहे तो इसको हम यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटे f इज इक्वल टू, इसको 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख दे, और ये 3.14 में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6.28 हो जाएगा। तो यहां से इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 4, तो 1.6 समथिंग आ जाता है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1.6 किलो हर्ज के समथिंग। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो इसके करीब बैठता है? यस, 1.59 किलो हर्ज, ये 1.6 के सबसे करीब है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 1.59 समथिंग ही आता है। ठीक है, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट में 1.6 निकाला है। तो कौन सा आंसर है यहाँ पे 1.59 किलो हर्ज, किलो में है बेटे। ठीक, चलिए ये भी सिंपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम देखो जरा क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस। तो अब देखो ये तो अपना क्या बोल रहा है पहले, दे आर ट्रांसवर्स नेचर, ये तो सही बात है यार। ठीक, ऐसे हिंदी में बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी सही है। the energy density of the electric field is equal to the energy density of magnetic field, ये भी सही है। ये आपने EM waves में पढ़ा है, ये दोनों की डेंसिटी सेम होती है। They travel with the speed of equal to, हाँ वैक्यूम में इसी स्पीड से, ये भी सही है। तो they originate from the charge moving with uniform speed, नहीं, जो कांस्टेंट चाल से या स्पीड से मोशन करता है उससे नहीं ओरिजिनेट होती है ये। अगर हम बात करें अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है EM waves प्रोड्यूस होने की। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, तो इसमें गलती यहाँ पे नोट दे रखा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक, बाकी 3 ऑप्शन को ये वेरीफाई करती है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
तो अगला प्रॉब्लम बोल रहा है यहाँ पे द लेंस मेड ऑफ द 3 डिफरेंट transparent media as shown in the figure the point object is the place with the axis of beyond 2f okay देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे ये अगर ये जो डिस्टेंस इसको अपन u मान लें u इज ग्रेटर देन 2f तो इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, ये तो बात सही होगी। अच्छा, और इसने बोला कि कितने इमेजेस बनेंगे, ठीक है, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 3 मीडिया दे रखा हो तो तीनों के लिए वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो उस वजह से हम बात करें तो फोकल लेंथ भी तीनों की अलग अलग होगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे 3, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे इमेजेस बनेंगे, क्योंकि 3 मीडिया दे रखे तो तीनों के लिए वेवलेंथ अलग अलग, तीनों की वेवलेंथ अगर तीनों के लिए अलग अलग है तो दोनों तीनों के जो है म्यू भी अलग होंगे, ठीक है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग है तो उनकी फोकल लेंथ भी अलग, और जिससे कि उनके इमेजेस भी अलग अलग पोजीशन पे बनेंगे। तो हमारा जो 3 मीडिया दे रखा है, अगर यहाँ पे 3 मीडिया या 3 मीडियम दे रखे हैं तो अपने यहाँ पे इमेजेस कितने बनेंगे भैया, 3 इमेजेस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होना चाहिए कहीं, यस। तो करेक्ट आंसर इज 3 इमेजेस। ठीक, ये भी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, 32। अगला ये बोल रहा है सोलेनॉइड रे लाइट इज द इंसिडेंट ऑन द, अच्छा ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइट आ रही है यहाँ पे, a horizontal ray of the light is incident on the right angle prism with the prism angle 6 degree। देखो एंगल यहाँ पे बहुत छोटा है, पतला सा प्रिज्म है। the refractive indices is the 1.5, the angle of emergence will be। चलिए अपने को देखो यार, यहाँ पे ये वाला इमेज अपने को निकालना है, इसको ई मान लिया, समझना मेरी बात। अब ये लाइट रे एकदम हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 6 है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस 6 बोले तो 84 डिग्री बनेगा, ठीक। और फिर ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये जो एंगल है ये भी 6 हो जाएगा, तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल है इस पॉइंट पर वो हो जाएगा 6 डिग्री। तो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, म्यू इनिशियल साइन आई इज इक्वल टू म्यू फाइनल साइन आर। तो देखो म्यू इनिशियल यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे ग्लास से बाहर जा रहा है, तो ग्लास का जो है वो कितना आएगा 1.5, साइन एंगल कितना आ गया भैया 6 डिग्री, म्यू फाइनल एयर का 1 होता है, और आर मतलब इमर्जेंट एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल निकालना अपने को। तो अब देखो बेटे, अगर आपने पढ़ा हुआ कि अगर ये थीटा बहुत छोटा होता है तो अपन जो साइन थीटा को आप डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अपन यहाँ पे साइन 6 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बेटो, यहाँ पे डायरेक्ट 6 डिग्री, तो ये ई भी बहुत छोटा ही होगा तो इसको अपन ई मान लेते हैं। तो भैया 6, तो यहाँ पे ई कितना आ जाएगा 6 इंटू 1.5, तो इट इज अराउंड 9 डिग्री आपका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो देखते हैं जरा, कहीं पे ऑप्शन है 9 डिग्री, यस। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सिंपल सा सवाल था ये भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज halved and the distance of the skin to the coherent source is doubled, then fringe width will be। ठीक है, तो सिंपल सा ही प्रॉब्लम है यार। बीटा इक्वल टू क्या होता है, डी लेमडा बाई डी। तो ये जो बोल रहा है कि जो डी तो अपन ने डी बाई 2 कर दिया, और जो कैपिटल डी है उसे अपन ने 2d कर दिया। तो यहां से जो बीटा डेस है, देखो डी की जगह तो 2d कर दूं मैं यहाँ पे लेमडा, और स्मॉल डी की जगह कितना डी बाई 2, डी बाई 2 पर चला जाएगा 4d लेमडा बाई स्मॉल डी, तो इट इज 4 बीटा। तो आपका जो यहाँ पे बीटा डेस आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुनी कहीं पे है तो वही करेक्ट आंसर, यस। तो इट्स 4 टाइम्स, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी था। अगला प्रॉब्लम देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम पोटेशियम एंड द सोडियम इज 2.14, 2.30, 2.75 respectively। the radiations has incident on the NH 2.2, which of the photo surfaces may emit photoelectron। देखो सिंपल सी बात है यार, जैसे कोई भी मेटल सरफेस पे जब अपन यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो एच म्यू नोड मतलब उनके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखो कितनी एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं बेटे 2.2, तो 2.2 से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए बाकी सारे से। तो देखो पहले में क्या गया सीजियम, सीजियम की कितनी दे रखी है इसने 2.1, मतलब ये करेगा। दूसरा क्या है 2.30, नहीं ये नहीं करेगा क्योंकि 2.2 से ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी 2.2 से हमारा कम होना चाहिए वर्क फंक्शन। ऐसे ही 2.75 दे रखा, तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि 2.2 छोटा है, ठीक।
तो यार यहाँ पे पहले में जो है एच म्यू जो है वो अपनी इंसिडेंट लाइट रे उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो सिर्फ सीजियम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हमारा यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो कौन सा? सीजियम ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ सीजियम, ठीक, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन है कंपेरेटिवली जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे है उससे कम है, ठीक है, और होना भी चाहिए अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल उस पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नोड प्लस के मैक्स, अगर वर्क फंक्शन में वेरिएशन किया तो के मैक्स भी, तो ये इस पे तो करती है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट नहीं, इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन के बराबर होती है, तो उसमें एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है भैया फोटोन की एनर्जी को, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी यहाँ करती है भैया, वेवलेंथ ऑफ ये भी करती है, तो इसका आंसर आएगा इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन। अब भाई आप 10 को भेजो, 50 को भेजो, 100 को भेजो, लेकिन अगर उनकी एनर्जी जो है कि स्पेसिफिक एनर्जी के बराबर ही है, तो वो बस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, और अगर ये भी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज ना है, तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोल रहा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटली, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 81 वोल्ट बाय, ओके। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है यार, वेवलेंथ जो होती है, आप शायद पढ़े होंगे, ये 150 डिवाइडेड बाई वी नोट, और ये आपकी जो वेवलेंथ आती है किसमें आती है? एंगस्ट्रॉम में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 150, वी नोट कितना दे रखा है? 81 दे रखा है, तो 81 मान लेते हैं इसको एंगस्ट्रॉम। तो इसको अगर मैं एंगस्ट्रॉम में बात करूं तो यार 150 ये करीब 12 का जो होता है 144 होता है, तो 140 थोड़ा सा, तो 12.1 कुछ आएगा यहाँ पे, 12.3 समथिंग मान लेते हैं। 81 कितना? 9। तो यार ये जो आपका ये करीब अराउंड, इसको अपन 4/3 कर लेते हैं, 3 से जो भी करके, तो ये 1.34 या 35 के समथिंग एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो अगर इसको नैनोमीटर में निकालना है तो 10⁻⁻10, तो यहाँ पे इसको 0.134 नैनोमीटर, मतलब इसके अराउंड, इसके आसपास ही मैंने अप्रोक्सीमेट में लिखी है, जो भी इसके आसपास होगा वही करेक्ट आंसर होगा। 13.6 नैनोमीटर, नो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यस ये करेक्ट है। तो मैंने 0.34 लिखा है, 0.136 जो है यहाँ पे 0.134 लिखी है अपन, तो लगभग क्या है 0.136 के राउंड हो जाएगा। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 37 बोल रहा है, देखते हैं जरा। न्यूक्लियस ऑफ द 189, ठीक है, स्प्लिट इनटू, अब यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जो यहाँ पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, तो इनकी रेडियस निकालनी है दोनों रोटर की, उसका रेशियो। तो देखो यार ये सिंपल सा है, रेडियस आपने पढ़ा होगा, r शुड बी इक्वल टू r नोड a टू दी पावर 1/3, ठीक है, r नोड की वैल्यू 1.2 into 10⁻⁻15 होती है। तो अब देखो ये जो है हमारी रेडियस वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो r1/r2 इज इक्वल टू r नोड, पहले का कितना दे रखा है 125 की पावर 1/3, दूसरे का दे रखा है यहाँ पे कितना आपका 64 की पावर 1/3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3, इसको अपन 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/3, 3 3 3 3 कैंसिल, तो आंसर आपका आना चाहिए यार 5/4। तो देख लेते हैं कहीं पर अगर 5/4 है तो वो करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है यस, ये 5/4। इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये बोल रहा है पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो पी टाइप अपने में जर्मेनियम, ठीक है, तो अब देखो ये आपने पढ़ा होगा यार 3 4 5, बेचारा अलादीन गया इंडिया था, और यहाँ पे क्या है अपना काशी जैसी सन्यासी पब्लिक, और यहाँ पे ये था नदीपुर आने से सब्जी बिकी। तो देखो यहाँ पे पहला है एंटीमनी, एंटीमनी, तो ये तो अब देखो अगर आपको यहाँ पे पी टाइप बनाना है तो पी टाइप के लिए आपको जो 4 वैलेंस में आपको 3 वैलेंस की इंप्योरिटी यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। तो देखो एंटीमनी ये तो 5 वैलेंट है, नहीं होगा। फास्फोरस
ये भी नहीं होगा, आर्सेनिक ये भी, तो सिर्फ क्या बचा, बोरोन 3। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, बोरोन। कि आपको जब 4 वैलेंट में, 4 वैलेंट हमारा जर्मेनियम 4 वैलेंट है, इसके साथ जब आप 3 वैलेंट का जो कोई भी इंप्योरिटीज इन्वॉल्व करेंगे तो उससे हमारा जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 39, रिवर्स बायस सेज अप्लाइड इन द जंक्शन डायोड। देखो यार, रिवर्स बायस ये बहुत अच्छा वो है, आप ये जानते हैं। ये पीएन जंक्शन ले लिया अपन ने, यहाँ पे एक जंक्शन ले, ये आती है हमारी। जब रिवर्स का मतलब है, इसको अपन ने पी वाले को लोअर पे रखा और एन वाले को, तो ये जो इसकी जो डिप्लेशन लेयर है, इसकी जो है साइज जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो लेयर इसकी जो लेंथ है या एल माने तो एल इंक्रीज होती है, तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर मतलब रोकने वाला, तो इसका बैरियर पोटेंशियल भी जो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो जरा यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा हो? लोअर द पोटेंशियल नहीं, गलत है। रेज द पोटेंशियल बैरियर, यस करेक्ट है। मेजोरिटी के लिए नहीं, इंक्रीज द माइनॉरिटी, कुछ भी इंक्रीज नहीं होता भैया। रिवर्स बायस अगर आइडियल है तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता। तो क्या होता है, ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ जाता है, रोकने वाला पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था। अगला प्रॉब्लम, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क, ठीक है, 9m है और इसका जो मास 9m है, रेडियस r है। इसमें से m और r बाई, यहाँ मास m एंड रेडियस r/3 का एक हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिकली एक कट कर लिया है। ठीक, रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने तो निकालना था। सिंपल सवाल है यार, ये तो कितना आसान। देखो ये एक डिस्क ले लिया आपने, ठीक है, तो अब देखो इसकी वजह से मान लेते हैं आई नोड, तो आई नोड इसका मास कितना है 9m, रेडियस है r, तो mr²/2 होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr²/2, लेकिन यहाँ पे 9m इसका मास दे रखा था तो 9m ले लिया। अब यहाँ से मैंने एक r/3 रेडियस की यहाँ पे ये कट कर लिया। तो अच्छा, इसका जो केविटी अपन ने जो कट किया है, इसका कितना हो जाएगा, मास m दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है बेटा, r/3, mr²/2, mr²/2 याद रखना है। इसका मास m है और इसकी रेडियस r/3 है, तो उसका r/3 रख दिया अपन ने अपॉन 2। तो ये कितना आ गया अपना यार, mr²/3 का स्क्वायर 9, तो ये 18। ठीक, तो अब देखो, अब यहां से जो बचा हुआ रिमेनिंग है, तो वो क्या होगा, टोटल में से अपन केवीटी वाले को माइनस कर लेंगे। तो I = इट इज 9/2 mr² माइनस ये आ गया आपका mr²/18। तो यहां से आप 18 एलसीएम ले लो, तो देख लेते हैं कितना बचता है। 18 यहां से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 81, 81 माइनस 1 80, 80/18 या फिर इसको बोले यार 40/9 mr² आना चाहिए आपका आंसर। 40/9 mr² कहीं पर है, यस दिस वन इज करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना है, बड़ी डिस्क में से छोटी वाली जो अपन ने कट की है उसको माइनस कर देना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अगला प्रॉब्लम बोल रहा है मेटलिक वार एज द YDSC 0.5 × 10⁻11, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ये 10⁻⁻5 दे रखा है। लेंथ 1 मीटर दे, क्रॉस सेक्शन है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, हीटेड 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सपेंशन में जो फोर्स लग रहा है, देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा होगा बेटे, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। इसको इधर ले आए अपन, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, YA डेल्टा L/L। ठीक, और अगर आपने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा, डेल्टा L/L जो होता है वो होता है अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा L/L की जगह अपन अल्फा डेल्टा टी रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटे, F = AY, इसकी जगह रख दिया मैंने अल्फा डेल्टा टी। तो इसे ही बोलते हैं अपन थर्मल फोर्स, जो हीट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। किसी भी चीज का अगर अपन को वेरिएशन करना है साइज, तो उसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसमें फोर्स लगा के उसे इंक्रीज करे या फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ा दे। तो देखो जरा, अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स इज इक्वल टू एरिया, एरिया कहाँ गया भैया, एरिया यहाँ पे कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ 10 to the power -डिग्री सेल्सियस, 10⁻³ -3 इंटू ये दे रखा है 0.5 × 10⁻11, 0.5 × 10 to the power 11। अल्फा दे रखा है 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, और डेल्टा टी, डेल्टा टी जो है वो 100। देखो 0 से 100 गया तो टेम्परेचर डिफरेंस जो डेल्टा टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 ले लिया यहाँ पे अपन ने। देखो कितना आ गया, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई, देखो 10 to the power 11, 12, 13, 13 में से 8 गया तो 10 to the power 5। ठीक, 11 और ये 10⁻2 13 और ये -8, 13 - 8 11 सॉरी 5। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यार
5 एक यहाँ 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू पावर 3। यस, ये भी ये दे रखा है यहाँ पे, तो 50 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, करेक्ट है। तो इसे बोलते हैं थर्मल फोर्स, याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम 42। फॉर द गिवन साइकिल वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब अपने को आइसोबारिक मतलब प्रेशर जहां पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कौन से प्रेशर कांस्टेंट है, ये एबी में, तो वर्क डन इन एबी प्रोसेस आपसे पूछा है। तो अच्छा आइसोबारिक में अपन ने क्या पढ़ा यार बेटा, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पी डेल्टा बी, बस यही है। एबी पी, देखो प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू 10 टू पावर 2, तो लिख दिया भैया। अब डेल्टा बी इधर से इधर क्या, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो फाइनल तो दे रखा है 3 और इनिशियल दे रखा है 1, तो इट इज 3 माइनस 1। तो W इन ए बी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, तो 600 जूल आना चाहिए आंसर, और क्या है, ये आ गया अपना आंसर डी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक कंप्रेस किया किसी एडियाबेटिकली 8/27 से, ठीक है। राइज इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मतलब अपने को कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया ये निकालना है। तो देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है, कि टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख देंगे T1V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V2 गामा। अब देखो T1 पता है अपने को, और यहाँ पे याद रखना टेम्परेचर हमेशा अपन केल्विन में ही लेते हैं एसआई यूनिट में। तो 27 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में अगर लें तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं अपन, तो ये कितना हो गया आपका 300, तो ये 300। ये वॉल्यूम V ले लेते हैं, गामा 5/3 दे रखा है आपको यहाँ पे -1, ये T2 मान लेते हैं, और ये नया वॉल्यूम आएगा 8/27 5/3 -1। तो देखो भैया यहाँ पे V लिख देते हैं, ठीक। तो अब देखो ये कितना हो गया भैया, ये V से ये वाला V वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 300 इज इक्वल टू T2। अब देखो यार ये कितना 8/27 है, तो इसको चाहे तो आप 2/3 की पावर, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब जो है 27 होता है, तो इसका होल क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। और 5/3 -1, अगर ये 5/3 -1 करें तो इट इज 2/3, तो यहां से ये कितना आ गया आपका 2/3, 3 से 3 कैंसिल। ये समझ में आ गया ना भैया, 8/27 को मैंने 2/3 का होल क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे 5/3 -1 को अपन ने 2/3 लिख सकते हैं, 3 को उधर ले जाके, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये T2, ये 300, ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 1 जा 75, इधर T2 ले जाएंगे 9 5 जा 2 1 45, 7 9 54 7 8 59 60, ठीक है। देखो 9 7 63, 63 और 4 67, तो ये 375 आ गया। तो अपने को डेल्टा टी निकालना है, तो 375 में से आप भैया 300 केल्विन पहले था उसको घटा दिया, तो 375 आपका जो है आंसर आना चाहिए। देखते जरा कहीं पे है, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट प्रॉब्लम की ओर। तो ये बोल रहा है यहाँ पे इन अ वेसल गैस ऑफ द प्रेशर, ये वेसल चेंज नहीं किया अपन, ठीक है, ठीक। अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मास जो है उसे आधा कर, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज हाफ एंड स्पीड इज डबल। तो अपने को प्रेशर निकालना है। देखो ये प्रेशर आपने पढ़ा होगा बेटे यार, ये होता है 1/3 रो VRMS जो भी है का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड, तो ये क्या हो गया आपका मास VRMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये प्रेशर आ गया आपका। अब देखो वॉल्यूम वेसल चेंज नहीं किया, वॉल्यूम वही का वही है, तो अब नया वाला जो मान लेते हैं अपन P डेस, तो 1/3 m की जगह कितना m/2 कर दिया अपन ने, और वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स कर दी, तो मैंने 2 VRMS लिख दिया, बाकी सब वैसा का वैसे। तो P डेस इक्वल टू 1/3 m VRMS का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो आपका 1/2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये अपन ने P लिखा था, तो आपका जो P डेस आना चाहिए वो आना चाहिए 2P, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, 2P कहीं पे है क्या, यस। तो 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2P, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम। तो ये बंदा बोल रहा है यहाँ पे पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज गिवन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है
ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो आपका जो ओमेगा स्क्वायर ए तो दे रखा है इसने अल्फा, और वेलोसिटी को लिखते हैं अपन ओमेगा ए, ये आपका वी मैक्स होता है, तो यहाँ पे ओमेगा ए की वैल्यू दे रखी है बीटा। अच्छा दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाय ए और ओमेगा ए, तो इट इज अल्फा बाय बीटा, ए से ए कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया बेटे, अल्फा बाय बीटा। अच्छा ओमेगा को तो बीटा को इधर अल्फा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा आपका 2 पाई बीटा बाय अल्फा, तो दिस इज द टाइम पीरियड। आसान है, डायरेक्ट निकाल, तो यहाँ पे है क्या 2 पाई बीटा बाय अल्फा, यस ठीक है। तो चलिए भैया ये यहां पर हो जाता है ये दी एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।